नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंचे, जहां थराली विधायक डीएम चमोली और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सीएम से मुलाकात करते हुए उनका स्वागत किया। सीएम ने कहा कि गैरसैंण से देश दुनिया को योग का संदेश देवभूमि देगी। आपको बता दें कि कल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में योग दिवस के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। इस बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम गैरसैंण में आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां पुख्ता की गई हैं। भव्य तरीके से कार्यक्रम स्थल को सजाया गया है। ये हमारी जहां प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण गैरसैंण, और पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर आएगी, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के राजदूत भी कल यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। इससे निश्चित रूप से हमारे पूरे राज्य को, चूँकि जो योग, आयुष और वेलनेस जो हमारी ही विरासत है, उसको और विस्तार मिलेगा और दुनिया में जाएगा, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमको जो है काफ़ी लोगों का आना होगा, लोग इससे आकर्षित होंगे और हमारी समृद्धि का प्रमुख आधार बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि 10 साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूरे हो रहे हैं और उन्होंने, उनके प्रयासों से पूरी दुनिया के देशों ने उस पर समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको पास किया और आज योग जन जन का योग और पूरे विश्व का योग बन गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर रही। ऐसे में आज उन्होंने देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने दिव्यांग छात्रों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों ने कार्यक्रम में संगीत की प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम धामी ने राष्ट्रपति का आभार भी जताया। सभी शिक्षक शिक्षिका, देवी और स्वजन, बच्चे चलाते हैं। इसी वर्ष मार्च महीने में दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूक कराना था। साथ ही दिव्यांगजनों को समझने, उन्हें स्वीकार करने तथा समाज में समावेश को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य था। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस संस्थान के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब ने उनकी प्रतिभा अभी देखा। मेरे आंखों से तो पानी रुके नहीं रुका। ये मुझे लगता है ये गले से नहीं गा रहे थे, ये हृदय से गा रहे थे। जैसे कि भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग
शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी, वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतनी प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। वर्ष 1958 को आज ही के दिन उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में अत्यंत साधारण परिवार में जन्मी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अनेक कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आपका संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपने हमेशा अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन सफर में विजय प्राप्त की। आप वास्तव में संयम, सेवा, संघर्ष और साधना की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्यकाल नई नई लोकहितकारी पहलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपने सदैव अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कार्य किया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में पुनः प्रकाश लौटाने हेतु आपका नेत्रदान करना का निर्णय इसका एक साक्षात प्रमाण है। आपका जीवन संघर्ष वास्तव में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी इन पंक्तियों को चरितार्थ करता है। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी ऊप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सुरमा निकलते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आज आपके मार्गदर्शन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द को अपनाकर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान का संचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नेतृत्व में आज केंद्र सरकार जहां एक और दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु ऐतिहासिक पहल की, वहीं सुगम्य भारत अभियान, ADIP योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी प्रदेश सरकार भी दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। जहां हम एक और दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान कर रहे हैं, वहीं दिव्यांगजनों की देखभाल कर रहे अभिभावकों को भी 700 रुपये का आर्थिक अनुदान प्रदान कर रहे हैं। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं तथा उनके लिए ब्रेल पुस्तकों, डिजिटल लर्निंग टूल्स तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हम दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हमारे बीरेन्द्र जी ने मुझे कहा है इस राशि को बढ़ाने के लिए हम जरूर इस पर विचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपकी आंखों से भले ही आंखों में प्रकाश नहीं पहुंचा सकते आपकी आंखों में, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बार पुनः देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और इतने सारे आज हमको आपने सौगात दी है। यहाँ पर अनेक प्रकार से आपने आज बच्चों का भी हमारे प्रोत्साहन किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पौड़ी और रुद्रप्रयाग में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए। ये आयोजन श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय चौरास परिसर के स्वामी मनमंथन ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान रुद्रप्रयाग में कुल 196 और पौड़ी में 697 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र मिले। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में उच्च शिक्षित महिलाएं और लड़कियां आंगनबाड़ी एवं सहायिकाएं बनी है। देखिए, आज जनपद पौड़ी का और जनपद रुद्रप्रयाग दोनों को संयुक्त रूप से यदि हम मिला के कहते हैं तो लगभग 1000 के आसपास हम लोगों ने आज नियुक्ति पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भी और सहायिकाओं की आज दी है। निश्चित रूप से ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के माध्यम से हमें ऐसी आंगनबाड़ी बहनें और ऐसी सहायिकाएं आज आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा देने जा रही हैं जो कि हाईली एजुकेटेड है। और मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की हाईली एजुकेटेड आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं से जहाँ विभाग का काम करना बहुत सहज होगा, वहीं पर मैं समझ रही हूँ कि हमारी जो प्री स्कूल है या हमारी अन्य योजनाएं हैं जो कि अब पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, वो करने में भी जो है हम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि हमारा जो ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जितनी योजनाएं संचालित, चाहे वो गर्भवती महिला के लिए हो, चाहे हमारे बालक बालिकाओं के लिए हो, वो ठीक प्रकार से अब संपादन हो पाएगा। मैं एक बहुत बड़ी मैन पावर जो है वो सिस्टम को प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी मैन पावर जो है वो मातृशक्ति की सेवा के लिए आज नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के उपरांत से उनकी सेवा के लिए अग्रसर हो रही है। जसपुर में इन दिनों पानी की कमी जी का जंजाल बनी हुई है, जहां एक तरफ भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल हर घर नल की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाओं के चलने के बाद भी जसपुर क्षेत्र में इसका कोई खास लाभ मिलता लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जल निगम द्वारा शहर में पानी की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही है। सरकारी टंकियों में 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। वहीं जनता अपनी परेशानी लेकर नगर पालिका जा रही है। मेन तो यहाँ पर तो विद्युत व्यवधान होने के कारण ज्यादा दिक्कत आ रही है। गर्मी के टाइम पे विद्युत जिस हिसाब से हमको विद्युत की आपूर्ति चाहिए उस हिसाब से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है और बार बार लाइट का जाना, जिस लाइट के जाने से हमारे पानी की व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है। उसे मेन ये है कि यहाँ पर कोई टैंक नहीं है जिसे टैंकी से हम सप्लाई कर सकें। जितनी पॉपुलेशन के आधार पर हमारे पास जो पानी है, पानी की उपलब्धता हमारे वहाँ तक 3 MLD है और हमें पानी की जो आवश्यकता है, हमें पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर पानी की आवश्यकता 12 MLD की है और उसके सापेक्ष हमारे वहाँ तक 3 MLD पानी है। और हमारे पास यहाँ पर नगर क्षेत्र में 5 ट्यूबवेल हैं। उन 5 ट्यूबवेल से 24 घंटे सप्लाई की जाती है। वो लाइट पर डिपेंड है, जितनी देर लाइट आएगी उतनी देर पानी की सप्लाई की जाती है। देखिए, पूर्व में हमने इन्हें 44 लाख रुपए दिया था हमारी नगर पालिका ने और 28 लाइन में पाइपलाइन पड़नी थी। इन्होंने 28 लाइन में पाइपलाइन तो डाली, लेकिन 28 लाइनों की रोड जो है वो बिल्कुल बेकार कर गए। हमने इन्हें फ़ोन भी करा, अब ये जय साहब कहते हैं हम सही करा देंगे। इनके एक्शन को फ़ोन कर रहे हैं, वो रामनगर बैठते हैं। अब शिकायत करें तो हम किससे करें अपनी। दूसरी बात, शहर में पानी को लेकर इतनी परेशानियां हैं, कभी टंकी आ रही हैं कभी नहीं आ रही हैं और पब्लिक हमें परेशान कर रही है। हम इनसे संपर्क कर रहे हैं तो ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। कोई कनेक्शन लेना आ रहा है उससे 4500 रुपये गड्ढे के 9000 रुपये ले रहे हैं ये। हमने इनसे कहा था कि अमृत योजना चल रही है, अमृत योजना में हमारे जसपुर शहर में आप काम करिए, उसके बजट बना के शासन को भेजिए, कुछ पैसा तो आएगा। ये उल्टा हमसे कह रहे हैं कि बोर को 73 लाख रुपए दे दो आप। 73 लाख हम कहाँ से देते? हमें तो खुद सैलरी देनी रहती नगर पालिका में। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सेवा योजन कार्यालय चंपावत में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए हुए बेरोजगार युवक और युवतियों ने प्रतिभाग किया। कंपनी की ओर से अभ्यर्थियों का चयन कर कंपनी द्वारा लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया गया। टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर रुद्रपुर की ओर से जिला सेवा योजन कार्यालय चंपावत में 500 पदों के लिए 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर रुद्रपुर से आए प्रतिनिधियों में बताया कि NAPS ट्रेनी में 300 पदों के लिए 12वीं पास
ITI अप्रेंटिस ट्रेनी के 200 पदों के हेतु 10th पास अभ्यर्थियों को मेले में शामिल किया गया है। दो है सर इसमें जो पूर्ण नहीं हुए हैं। कौन कौन से? एक है सर राष्ट्रीय सरकार की कमाओ और सीखो योजना के अंतर्गत हमारे जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आज टाटा मोटर्स के माध्यम से यहाँ और सेवा योजना कार्यालय संपादक के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 500 वैकेंसियाँ हैं। अभी बच्चे इसमें साक्षात्कार दे रहे हैं और इसके बाद उनको 1 या 2 साल की अप्रेंटिस कराई जाएगी। अप्रेंटिस के बाद उनको कंपनी में अगर वैकेंसी है तो कंपनी के रोल पर जॉब दिया जाएगा, अन्यथा उनको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा के बाद बच्चे अपना अन्य कंपनियों में अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर से यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन जो कि चंपावत जिलाधिकारी सेवा योजना जिलाधिकारी मिस्टर आर के पंत जी के द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर यहाँ पे आज मुख्यतः 3 पदों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसमें 12वीं पास बच्चों के लिए एक लर्न प्लस अर्न की स्कीम है। नैप्स के थ्रू उन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की तरफ से उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी, जो कि 3 साल का एक कोर्स है। और उसके अलावा हम अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर ITI पास स्टूडेंट्स के लिए 2 डेजिग्नेशंस के लिए हायरिंग करें, जिसमें एक अप्रेंटिसशिप स्कीम जो 1 ईयर का प्रोग्राम है और टेम्प्रेरी जॉब ट्रेनीज़ का हायरिंग कर रही है मेजरली। तो आज हम यहाँ पे 3 पदों के लिए हायरिंग करने के लिए आए हुए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के हल्द्वानी में बार कारोबारियों द्वारा शराब नीति का उल्लंघन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से बार कारोबारी द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद ही तारीख भी तय की है। जो जनहित याचिका दायर हुई थी, आज उसकी पहली सुनवाई थी, जिसमें क्या कहते हैं कि जो लिकर बार है हल्द्वानी में स्थित 2 बार उसमें प्राइवेट रिस्पोंडेंट थे, जिसमें से कि एक बार के बारे में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि हो सकता है कि उसका इंक्रोचमेंट रहा हो और अगर उस पर अतिक्रमण हुआ है तो उससे स्टेट से जवाब मांगा गया है और जिसकी अगली नियत तारीख जो है अगले हफ्ते में होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ बार जो हैं वो शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, जिससे कि युवा जो है वो उसका आदी हो सकता है और वो एक तरीके का प्रमोशन है जो कि नहीं होना चाहिए, जो शराब नीति के भी खिलाफ है। कोर्ट ने फिलहाल अभी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करी है, पर कोर्ट की यह ऑब्जर्वेशन रही है कि जो एक वॉकवे के सामने स्थित जो बार है उसने अगर वहाँ पे अतिक्रमण करा है तो सरकार से उसके लिए जवाब मांगा है और अगर वो इसको एज अ पार्किंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये उनको जवाब अगली तारीख तक देना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सफाई के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं और कई तरह के अभियान भी जोर दिया जा रहा है। नदियों की सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि क्या गंगा नदी पूरी तरह से साफ हो गई है। नैनीताल में हुई बैठक में भी गंगा और असहायक नदियों की सफाई को लेकर चर्चा की गई है। नैनीताल जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करना है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्य किया जाना है, जिसके लिए हल्द्वानी नगर निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। गंगा समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में जनपद की गंगा की सहायक नदियों में जो है प्रदूषण न जाए, इसको लेकर के एक पूरे जनपद के ऐसे अधिकारी जो कि इन कामों को देखते हैं, उनकी एक समिति बनी हुई। उस समिति की आज बैठक हुई। उस बैठक में एक ये मुख्य विषय था कि हमारा पूरे जनपद का कूड़ा हल्द्वानी में जाता है। हल्द्वानी का जो टंचिंग ग्राउंड है उसमें भीमताल, भवाली, नैनीताल, लाल कुआं और स्वयं हल्द्वानी का कूड़ा आता है। बहुत अधिक मात्रा में उनके पास कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसको हम के लेगेसी वेस्ट नाम देते हैं। उस लेगेसी को समाप्त करके उस कूड़ा स्थल को खाली करने की एक चुनौती हमारे पास है।
उसके संबंध में हमारी नगर आयुक्त हल्द्वानी ने अवगत कराया है कि 1,39,000 मीट्रिक टन कूड़े को इस समय प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन कूड़े के हिसाब से निस्तारित किया जा रहा है। भवाली, भीमताल, नैनीताल और लालकुआं का कूड़ा हल्द्वानी जाता है। हल्द्वानी डंपिंग जोन में लगभग 1,39,000 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित था, जिसमें से अब तक 28,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है और प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नए प्लांट की स्थापना की योजना प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से गीले और सूखे कूड़े से विभिन्न उत्पाद बनाए जाएंगे। ट्रामल मशीनें लगी हुई हैं जो कि 28,000 मीट्रिक टन कूड़ा अब तक समाप्त कर चुकी हैं। कूड़े के निस्तारण के दौरान निकलने वाला RDF सिद्धार्थ पेपर मिल काशीपुर को भेजा जा रहा है और उससे निकलने वाला बायोस ऑयल जो है वो भरान में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो त्वरित रूप से इस कूड़े को तत्काल समाप्त करने पर जो है सहमति बनी। साथ ही यह भी आवश्यक पाया गया कि उस स्थल पर नया कूड़ा न डाला जाए। MRF सेंटर स्थापित करके रोज के रोज कूड़े जो उत्पन्न होते हैं सभी निकायों के जो वहाँ आ रहे हैं उसको निस्तारित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि गीले कूड़े से खाद बनाएंगे तो वहीं सूखे कूड़े से कई प्रकार की पेट्रोलियम सामग्री बनाई जाएगी, जैसे चारकोल, ग्राफीन, डीजल आदि उत्पाद तैयार किया जाएगा। इसका प्रयोग रोड आदि को बनाने में किया जा सकता है। बैठक में जिले भर के सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठकें होती है तो बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की जाती हैं, लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि क्या योजनाएं धरातल पर सही तरीके से उतर पाती है। नैनीताल से सुनील बोरा की रिपोर्ट। हम सब हर महीने गैस सिलेंडर लाते हैं और ज्यादातर लोग उसका वजन तक चेक नहीं करते और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग आपको गैस कम दे रहे हैं। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देहरादून के विकासनगर में घटतौली का मामला सामने आने के बाद लोगों ने हंगामा किया और गैस एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में विकासनगर के कालसी क्षेत्र में रसोई गैस की घटतौली का मामला सामने आया है। डाक पत्थर गैस सर्विस के कर्मचारी जब सिलेंडर वितरित करने पहुंचे तो उपभोक्ताओं ने वजन कर गैस की मात्रा में कमी पाए जाने का आरोप लगाया। जांच में 2 से 3 सिलेंडरों में 2 किलोग्राम तक गैस कम पाई गई, जिसके बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई कि यहाँ पे जो है डाक पत्थर गैस एजेंसी द्वारा जो है अपने गैस सिलेंडरों में कम गैस का वितरण कर रहे हैं, जिस पर मैंने आया ऑफिस से और आकर यहाँ पे वो गाड़ी मौजूद थी यहाँ थाने कालसी थाने में, तो जिसकी जांच की गई। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। 2-3 सिलेंडरों में 2 किलो 2.5 किलो से तक के गैस कम मिले, जिसकी जांच की गई और गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया गया। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सिलेंडरों से भरी गाड़ी को कालसी थाना ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं बाट बाप विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 15 सिलेंडरों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 15 सिलेंडरों का वजन किया गया, जिसमें 3 सिलेंडरों में 2 से 2.5 किलो तक की कमी पाई गई। अन्य सिलेंडरों में भी मानकों के अनुरूप गैस की मात्रा नहीं थी, जिसे विभाग ने दंडनीय अपराध माना। अब ये सिलेंडर जो है किसी दूसरे गैस एजेंसी पर उनके सुपुर्दगी में दी जाएगी जब तक ये मामले का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालानी कार्रवाई में किस प्रकार की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? चालान की कार्रवाई मेरे द्वारा वही विभागीय नियमानुसार किया गया। जी, जो हमारे विभाग के जो नियम रूल हैं उसके हिसाब से किया गया। जिन सिलेंडरों में कमी पाई गई है उन्हें जांच पूरी होने तक विकासनगर स्थित एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई के तहत एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही एवं जुर्माना लगाया जाएगा। विकासनगर से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।